साथ ही अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड। लेकिन उससे पहले लाइक से सब्सक्राइब मार देना, कमेंट नेसेसरी है तो कमेंट भी कर देना। तो पिछले एपिसोड को मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो यान ऑक्शन हाउस से लौट आया होता है। दूसरा फोर्थ एल्डर भी जो कुई के साथ किंग मुयर के साथ जो पैलेस में पहुंच गए होते हैं, जिसके बाद वो जो यान से मिलते हैं और डेमन एम्परर से। साथ ही जो यान को देखकर वो काफ़ी हैरान भी होते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें जो यान के बारे में वहाँ पता चलती है, जो किंग हावरान बताता है कि हमारा टर्की ऐसा है, हमारा टर्की वैसा है, बाकी हम ही जानते हैं इनका टर्की कैसा है। देन उसके बाद हमने देखा था एल्डर किंग हावरान को मुयर की हुई करनी बताते हैं। दूसरा मुयर जोयान को वो चीजें देती है तो जोयान को भी समझ में नहीं आता ये इसे कैसे मिली। लेकिन तभी किंग हावरान जब मुयर को डांटता है तो मामला समझ में आता है कि बंदी ने उसके लिए चोरी की है। भाई ऐसी एक दो बंदियां तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। हाँ, मतलब तुम लोग भी डिजर्व करते हो। भगवान सबका भला करे और भले की शुरुआत मुझसे करे। देन हमने देखा था किंग हावरान कहते हैं अब जो कुछ भी हुआ उस पर मट्टी डालो। अब उस चीज को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम ये मामला बिगड़ने भी नहीं दे सकते, तो जैसे भी हो मामले को संभालना होगा। इसीलिए अब हम बैटल डोमेन जाएंगे और उनसे बात करेंगे। जिसके बाद ये क्या अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और सीधा ही बैटल डोमेन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा बैटल डेमन क्लेन वो अपना ही बातचीत कर रहे होते हैं कि अब हम सोल डेमन्स के साथ शामिल होकर किंग हावरान की लंका खड़ी और खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगे। तभी वहाँ पे किंग हावरान की आर्मी पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रियार्ट फैंग गेट ही नहीं खोल रहा होता, कहता निकल जाओ सालों यहीं से। तो किंग हावरान कहते हैं अरे भाई बस थोड़ी सी बात करनी यार, देख ले यार। बेचारे को दया आ जाती है तो वो कहता है ठीक है यार आजा, चल बता क्या बात है। और वो सभी लोग हॉल के अंदर एंटर होते हैं और इसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो अब ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। निर्लज्ज प्राणियों अब तो लाइक कर दो। तो यहाँ पे हॉल के अंदर फेंग यून अपना मन बना लेता है, इसीलिए तालियां बजाते हुए एक बंदे को इनवाइट करता है और तुरंत ही कहता है भाई डेमन एम्परर को दारू वारी दो। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है डेमन एम्परर का बिहेवियर तो सच में काफी अलग है, और क्योंकि डेमन एम्परर इतनी ज्यादा ऑनेस्ट है, मैं फेंग यून भला उन्हें फॉलो करने से कैसे मना कर सकता हूँ। तभी किंग हावरान भी हंसते हुए चाय का घूंट लगाते और कहते हैं ब्रदर फेंग, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा, लेकिन वास्तव में बैटल डोमेन की ब्लैटल डेमन क्लेन की सोल ड्रीम चाय तो अभी भी उतनी ही ज्यादा प्यारी है और मीठी भी। वास्तव में इसे पीकर तो मुझे पास्ट की वो हर एक चीज याद आ गई। साथ ही मुझे ब्रदर फेंग के साथ शराब पीना और बातें करना स्पष्ट तौर पर याद है। हाँ साले दोस्त करते ही क्या है, वो देख भाई तुझे ही देख रही है। भाई ब्रेकअप हो गया 2 बोतल लेके आ जा। भाई तेरे कुत्ते का जन्मदिन है 4 बोतल उठा ले। बस यही तो होता है दोस्ती में। बाकी तो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ दोस्ती के फायदे, और जानने हो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्ती के फायदे की। हालांकि जैसे डेमन एम्परर ये बात रखते हैं तो फेंग यून थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके और डेमन एम्परर किंग हावरान के बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे, और ये भी कह सकते थे कि दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती थी। मैं मानता ही नहीं, हमारे टाइम पे तो दोस्ती एग्जिस्ट ही नहीं करती। या तो दोस्त दोस्त बाप बेटे होते हैं या फिर दोस्त दोस्त भाई भाई होते हैं, दोस्त दोस्त हो ही नहीं सकते। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। साथ ही ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। साथ ही साथ डाउडी लेवल के बॉय की जो लाइफ टाइम होता है वो काफी लंबा होता है, यहाँ तक कि उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके डेथ को भी उसे देखना पड़ता है। इसीलिए अकेलेपन की जो ये फीलिंग होती है उसी के कारण डाउडी लेवल का बॉय केवल अपनी फ्रेंडशिप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा किंग हावरान की बात को सुनकर तो हर कोई थोड़ा सा इमोशनल हो गया होता है और चुप हो गए होते हैं सभी लोग। वो अपने दिल में यही कह रहे होते हैं कि हाँ भाई किंग हावरान ही डेमन एम्परर कहलाने लायक है। यहाँ तक कि उसके नॉर्मल थॉट ने वास्तव में सभी लोगों को वापस से हिला कर रख दिया था। साथ ही फेंग यून तेज दिमाग वाला पर्सन था और काफी अलर्ट भी, इसीलिए वो साफ तौर पर समझ सकता था कि किंग हावरान यहाँ पे एनिमी बनने के बजाय फ्रेंड बनने के लिए सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वो चुपचाप इंतजार कर रहा होता कि किंग हावरान आखिरकार उसके रियल इरादे हैं क्या, और वो उसके मुंह से ही सुनना चाहता था। तभी किंग हावरान कहता है अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे अभी अभी पता चला, इसीलिए मैं बिना रुके यहाँ पे पहुंच गया ब्रदर फेंग और बैटल डेमन क्लेन से माफी मांगने के लिए। इसे एक स्पेशल जर्नी के तौर पर माना जा सकता है। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान सीधा ही मुद्दे की बात पे आता है, जिसके बाद वो कहता है मैं वास्तव में मैनर्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, इसीलिए मेरी लिटिल सिस्टर मुयर मनमाने ढंग से काम करती है और उसी के कारण वास्तव में इतनी बड़ी गलती हुई। मुझे उम्मीद है कि ब्रदर फेंग इस बात को माफ कर सकते हैं। साथ ही किंग हावरान के जो वर्ड होते हैं वो काफी सीरियस होते हैं, और इसके बाद वो तुरंत ही मुयर की तरफ देखते हुए कहते हैं मुयर जल्दी करो और पैट्रियार्ट फैंग से माफी मांगो। जिसमें मुयर तुरंत ही खड़ी होती है और कहती है मैं वास्तव में आज काफी बड़ी गलती कर दी है, पैट्रियार्ट फैंग कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसा कहते हुए मुयर अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसने वास्तव में आज काफी लोगों को हर्ट किया था। साथ ही किंग मुयर का इतना प्यारा सा चेहरा और इतना उदास चेहरा देखकर सभी का जो गुस्सा होता है थोड़ा सा कम हो जाता है।
तभी फोर्थ एल्डर तुरंत कहते हैं, इस बार वास्तव में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी है कि मैं भी पैट्रियार्क फ्रैंक के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं। और ऐसा कहते हो फोर्थ एल्डर भी उन्हें ग्रीट करते हैं, साथ ही काफी ऑनेस्टली वो बात कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पैट्रियार्क फ्रैंक और सभी एल्डर्स भी, साथ ही वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि यह मामला किंग मुयर की गलत फैमिली के कारण हुआ था, गलत फहमी के कारण हुआ था। फैमिली तो जियो यान के साथ होगी, उसकी तो गलत कैसे हो सकती है? नहीं, लेकिन बाप इतना गलत है तो लौंडा तो इससे भी बड़ा बाप होगा। खैर, अपन को क्या लेना देना। जिसके बाद एल्डर सभी एक दूसरे की तरफ देखते और थोड़ा सा रिलैक्स करते कि वास्तव में किंग हावरान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए यह मामला काफी इजी हो गया था। तभी किंग हावरान भी खड़े होते हुए सभी के सामने माफी मांगते हैं, साथ ही उसकी सिस्टर ने माफी मांगी। 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर, वास्तव में उसने भी माफी मांगी थी, जो कि अकेले ही आधे से ज्यादा शहर को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था। ये पहले ही बैटल डोमेन क्लेन के अंदर, बैटल डेमन क्लेन के अंदर हर किसी को हेल्पलेस फील कराने के लिए काफी था, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता था कि इस लाइन अपने पहले ही उन्हें पर्याप्त रिस्पेक्ट दी थी। तभी फैंग होन भी अपने दिल में तारीफ करते हुए कहता है, वास्तव में किंग हावरान डेमन एम्परर कहलाने लायक है। उसकी जो सोच है वो दूसरों के कंपैरिजन में अनबीटेबल है। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन ये मामला बैटल डेमन क्लेन के चेहरे और रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए इतनी आसानी से इसे खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये एक मामला हमारे क्लेन से रिलेटेड है, तो हमारे क्लेन के मेंबर्स को समझाना अभी भी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रुप अपनी जगह ठीक हैं और साथ ही साथ इस छोटी सी गलती के साथ हमें दोनों ही क्लेन्स के बीच के रिलेशन को खराब नहीं करना चाहिए। साथ ही क्योंकि पूरे वर्ल्ड में किंग हावरान उनका बिहेवियर काफी ज्यादा रिपुटेटेड है, और जब किंग हावरान ने एक कदम उठा ही लिया है तो मैं फैंग यून वास्तव में कुछ कदम पीछे हटने को रेडी हूँ। तभी किंग हावरान तुरंत कहता है, लेकिन ये मामला वास्तव में मेरी ब्लड डेमन ट्राइब की गलती है, इसीलिए मुझे ब्रदर फैंक के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज जिसकी है उसे वो चीज लौटानी चाहिए। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान लाइफ फ्रूट और रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला सामने की तरफ अपियर कर देता है। ये देखकर मुयर थोड़ा सा उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो जियो यान की मदद करना चाहती थी, लेकिन वास्तव में अब वो ये चीज जियो यान को नहीं दे सकती थी। जिसके बाद एक और अटैक को निकालते हुए किंग हावरान कहता है, इसके अलावा ये स्क्रोल ब्राइट मून राइडिंग ऑन द सी ब्रदर फैंग को दी जाती है, जो कि वर्ल्ड रैंक के स्टार्टिंग लेवल की बैटल स्किल है, जो कि एक शॉर्ट टाइप टेक्निक है और काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिसके बाद किंग हावरान कहता है, मुझे लगता है कि आपके बैटल डेमन सेक्ट के ज्यादातर लोग चैन हैमर का यूज करते हैं, तो मेरे पास एक ग्रीन घोस्ट चैन हैमर है, जो कि मुझे बस लकीली कहीं से मिल गया था, और क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट और चीजें हैं वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं, इसीलिए मैं इसे ब्रदर फैंग को देता हूँ। और उस चीज को अफेयर करते ही आसपास की हर एक जगह काफी स्ट्रॉन्ग ऑरे से भर जाती है और सभी की आंखें जलने लगती हैं। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से 5000 ब्लड एनर्जी पिल को निकालते हुए ब्रदर फैंग को देते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि ब्रदर फैंग आप इनका यूज करने में कैपेबल होने चाहिए। और किंग हावरान के इस थॉट के साथ तो सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगा था। हालांकि किंग हावरान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए उसे मुआवजा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किंग हावरान अपने सपोर्टर्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे रहा होता है, ताकि ये लोग काफी ऑनेस्टली और काफी वेल तरीके से उन लोगों का सपोर्ट कर सके और इनका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो सके। आखिरकार फ्यूचर में डेमन्स को एक करना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इस टाइम पे डेमन एम्परर किंग हावरान ने न केवल सिचुएशन को लड़ दिया होता है, बल्कि नुकसान की भरपाई को भी एकदम बदल दिया होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अपनी रिपुटेशन को भी उसने कुछ हद तक इंक्रीज कर लिया था। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए कहता है, ये मेरे थॉट हैं कि ये होना ही चाहिए। ब्रदर फ्रैंक, कृपया इन चीज़ों के लिए मना ना करना, वरना वास्तव में मुझे एम्बेरस होना पड़ेगा। इस टाइम पे डेमन एम्परर किंग हावरान के बिहेवियर को देखकर फैंग हुनों से अपने दिल की जितनी भी गलती और नफरत होती है तुरंत ही गायब हो जाती है, और उसके दिल में तरह तरह की फीलिंग्स होती हैं। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, क्योंकि डेमन एम्परर अब इस बात पे जोर दे रहे हैं, तो मेरा मना करना वास्तव में उनकी रेपुटेशन को हर्ट करेगा। साथ ही साथ अब से मेरा बैटल डेमन सेक्ट अभी भी डेमन एम्परर के नक्शे कदम पर चलेगा और ब्लड डेमन ट्राइब को फॉलो करेगा, और पूरे ही डेमन क्लेन को एक साथ मिलाने के ग्रेट मोटिव को हासिल करने में उनकी पूरी मदद करेगा। साथ ही उनके जो ये वर्ड होते हैं काफ़ी कमिटेड और ओथफुल होते हैं। साथ ही फोर्थ एल्डर भी यहाँ पे किंग हावरान की चतुराई को देखकर बार बार सहलाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे किंग हावरान ने नुकसान को फायदे में बदल दिया होता है और साथ ही साथ पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज कर दी होती है और अपने कंट्रोल में ले ली होती है। साथ ही ब्लड डेमन ट्राइब के बाकी के एल्डर्स भी किंग हावरान की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर काफ़ी ओबीडियंट तरीके से अभी भी शांत खड़ी हुई होती है। साथ ही उसने कुछ भी नहीं कहा था, बस टाइम पर वो जो यान को देख रही होती है। साथ ही उसकी आंखें तो धुंधली सी होती जा रही होती हैं, जैसे उसे चक्कर सा आ रहा हो। दूसरा पंथ में यहाँ पे हर कोई खुश होता है, इसीलिए जो यान भी किंग हावरान के लिए खुश था।
जहाँ डेमन ट्राइब पूरी तरीके से टूटने वाली थी, वहाँ पे किंग हावरान ने वास्तव में इसे अच्छी तरीके से संभाल लिया था और उनके टैलेंट के सामने जो यान को पूरा भरोसा था कि जो ब्लड डेमन ट्राइब और डेमन ट्राइब है वो बहुत पावरफुल होगी। हालांकि क्योंकि यहाँ की अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई होती है, तो बैटल डेमन सेक्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसे भी गायब कर दिया गया होता है। साथ ही डेमन एम्पर की जो टीम थी उसके सम्मान और रिस्पेक्ट में एक काफ़ी बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया गया होता है। साथ ही बैटल डेमन सेक्ट के सभी एल्डर्स और सभी लोग किंग हावरान और बाकी के सभी एल्डर्स को बधाई दे रहे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे एक बंदा डेमन एम्पर था तो दूसरा 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर। ये सभी पावरफुल लोग थे और ऐसे लोगों के इस नज़दीक तो हर कोई आना चाहता था। तभी इस रात के खाने के बाद फेंग साओ वाई अपने गिलास को लेकर किंग मुयर की तरफ उसे बढ़ाता है और कहता है, मिस किंग, हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। इस बार हमारे दोनों क्लेन पहले की तरह मेल मिलाप में हो गए हैं और मिस किंग को एक बार फिर से देखना मेरे लिए काफ़ी रिस्पेक्ट की बात है। तभी किंग मुयर को थोड़ी सी एम्बेरस होती है, क्योंकि उसे दिन की जो घटना थी वो उसके दिमाग में याद आ जाती है। साथ ही एम्बेरस होने के कारण उसका जो चेहरा होता है वो हल्का सा लाल हो जाता है। ये देखकर तो फेंग साओवाई भी थोड़ा सा हैरान होता है। दूसरी तरफ जो यान जब ये देखता है तो उसे भी अपने दिल में थोड़ा सा जेलिसी फील होती है। तभी साओवाई कहता है, वैसे मैं अभी भी कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। मिस किंग, आप एक अल्केमिस्ट नहीं है, तो आप वो ग्रेड 6 की पिल का फॉर्मूला आखिरकार क्यों चाहती थी? क्या कोई बात थी? साथ ही ये क्वेश्चन शायद साओवाई ने मुयर से नहीं बल्कि फेंग युन ने किंग हावरान से पूछा होता है। ये सुनकर किंग हावरान भी थोड़ा सा परेशान होता है और शौक भी, और इसके बाद वो अपनी उंगली जो यान की तरफ करते हुए धीरे से कहता है, ये मामला मेरे ब्रदर जो यान से स्टार्ट होना चाहिए। साथ ही मेरे ब्रदर ने मेरे ब्लड डेमन टाइप पर काफ़ी काइंडनेस और दया की है। साथ ही वो हम और आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल पर्सन भी होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही शायद मेरे ब्रदर ने इसे पाने का अवसर खो दिया था लाइफ फ्रूट और रेग 6 की पिल के फॉर्मूले के लिए, और शायद इसी चीज को लेकर मुयर को थोड़ा सा गिल्टी फील हो रही थी। इसीलिए उसने गुस्से में ब्रदर फेंग को नाराज करने के लिए ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि ब्रदर फेंग काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है और इसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल भी फील कर रहा हूँ। तभी किंग हावरान की बात को सुनकर सभी बैटल डेमन सेक्ट के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जॉन की पावर काफ़ी कम है, लेकिन डेमन एम्पर जैसा इतना इंपॉर्टेंट पर्सन भी वास्तव में उसे इतना महत्व देता था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? साथ ही वो तुरंत ही कहता है, ये आपका ब्रदर जो यान है, उसका नाम इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? तभी फेंग युन तुरंत ही अभी र्यूमर्स के बारे में याद करता है, जो कि सबसे हॉट टॉपिक था, और कहता है, लो ग्रेड की सभी फिल्म जिन्होंने मार्केट में कब्जा कर लिया है। तभी किंग हावरान स्माइल करते हुए कहते हैं, तुमने ठीक सुना, हाँ ये वही जियो यान है, जियो यान। ये सुनकर तो भीड़ के चेहरे सदमे से पीले पड़ जाते हैं। तभी खाने के बाद किंग हावरान सभी को जो यान से मिलवाता है और जो यान को सभी से मिलवाता है। बात एक ही है राइटर। हालांकि स्टार्टिंग में सभी ने सोचा था जॉन ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन नहीं है, तो उन्होंने इस मामले को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती उनके सामने खड़ी है जो चुटकी बजा के उनका क्लेन खरीद ले। दूसरा मुयर भी साओवाई को बताते हुए कहती है, लिटिल लायर, वो 3 साल में ही 3 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच गया। साथ ही जॉन की बात करते हुए किंग मुयर के दिल तो काफी प्राउडफुल इंप्रेशन से भरा हुआ होता है और वो काफी खुश होती है, साथ ही जवाब देने के लिए काफी एक्साइटेड भी। तभी किंग मुयर की बात को सुनकर बाकी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं, 3 साल में 3 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया? तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ग्रेट एल्डर ने 7000 साल तक कल्टीवेट किया है, इनकी दादी, काकी, नानी, पापा, चाचा 7 पुश्तें निपट गई, और तुम कह रहे हो इस बंदे ने 3 साल में 3 स्टार ब्रेक थ्रू कर लिए। यहाँ पे तो वास्तव में सबको झटके पे झटका लग रहा होता है। पहले डेमन एम्पर का यहाँ पे आना, उनकी बहन का डकैती मारना, डेमन एम्पर का उनसे माफी मांगना, 8 स्टार डाउडी का खुद यहाँ पे अपेयर होना, और फिर एक ऐसा पर्सन जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट के रूल्स को ही ब्रेक करके घूम रहा था। सभी को पता था कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना कितना मुश्किल था, लेकिन जो यान ने तो हर एक चीज को बदल दिया होता है। हालांकि सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पे सभी डाउडी लेवल के वॉरियर थे और उनका दिल स्ट्रॉन्ग था, वरना तो वास्तव में सदमे से वो लोग बस खत्म निपट जाते भाई। साथ ही सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि एक तो 4th एल्डर भी वापस आ गया, जिससे ब्लड डेमन ट्राइब की पावर पहले ही बढ़ चुकी है एक्सट्रीम लेवल पर। जो यान की मदद से ब्लड डेमन ट्राइब के पास अपनी आर्थिक और नेचुरल और इकोनॉमिक पावर को संभालने के लिए फुल फाइनेंशियल सपोर्ट था। किंग हावरान के पास आसपास किस तरीके की पावर इकट्ठा हो रही थी, हर कोई हैरान हो रहा होता है कि अब तो बस डेमन ट्राइब और किंग हावरान का पावरफुल होना कुछ ही टाइम की बात है।
इसीलिए अब बैटल डेमन क्लेन डेमन एम्परर को फॉलो करने के लिए और भी ज्यादा कमिटेड हो जाता है कि अब तो हम पीछा ना छोड़ेंगे, तुम लात मार के भी भगाओ तो भी पीछे आएंगे। तभी एक एल्डर जियो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ब्रदर जियो, आप केवल 3 साल में 3 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, साथ ही आप एक अल्केमिस्ट भी हैं। वास्तव में ये टैलेंट काफी शानदार है, यहाँ तक कि मैं भी काफी हैरान हूँ। लेकिन आखिरकार एक ह्यूमन की एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी चीजों को अलग अलग करना होगा। साथ ही साथ दूसरा बैटल डेमन क्लेन के एल्डर्स ने सोचा था कि जोयान के सांगबैंग के साथ कोऑपरेट कर रहा है और सांगबैंग जोयान के साथ कोऑपरेट कर रहा है केवल ओल्ड डेमन एम्पर के पिल फॉर्मूले के लिए। साथ ही जोयान का पिल रिफाइनमेंट ज्यादा अच्छा नहीं होगा और उसके पास ज्यादा हाई लेवल के पिल फॉर्मूले भी नहीं होंगे, क्योंकि आखिरकार जॉन बहुत कम टाइम के लिए ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, तो यही 1 स्टार या 2 स्टार डाउडी 2 स्टार का एम्परर एल्केमिस्ट होगा। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं, क्योंकि आपकी डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि आपकी एल्केमी अभी भी उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए और आपकी पावर से तो ये थोड़ा कम ही होगी, है ना। हालांकि जैसे उस एल्डर ने ऐसा कहा होता है, किंग हाउरान और बाकी सभी लोग एल्डर को देखते हुए अचानक से हंसने लगते हैं। वो बस यही सोच रहे होते कि अगर इस एल्डर को पता चला कि जो यान जो कि फाइट करने में तो खतरनाक है ही, और उसकी चाहे बैटल कोई हो या स्पिरिचुअल पावर या पिल रिफाइनमेंट, दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। और जो यान को 2-धारी तलवार कहा जा सकता है, जिसकी कोई भी तेज थी और एल्केमी पावर भी तेज थी। साथ ही दूसरी तरफ किंग मुयर वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है, क्योंकि जोयान तो उसके दिल में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और कोई उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता है। इसलिए वो अपना छोटा सा मुंह बंद कर लेती है और बस जोयान को देख रही होती है। साथ ही वो अनसेटिस्फाइड होती है। तभी फैंगुन जब देखता है कि किंग हाउरान और बाकी सभी लोग के फेस पसंद काफी अजीब है, तो वो तुरंत ही झिझकते हुए कहता है, वैसे मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर जियो, आपकी पिल रिफाइनमेंट कितने लेवल पर है। साथ ही सेकंड एल्डर वो भी ये जानना चाहता था, क्योंकि अभी तो उसने जोयान से कह दिया था कि भाई तेरी पिल रिफाइनमेंट ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तभी जोयान पैट्रियार्क फैंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जोयान ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ और अभी मैं केवल 4 स्टार एल्केमिस्ट लेवल पर हूँ। साथ ही इस टाइम पे मुझे 5 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए फ्रूट ऑफ लाइफ की जरूरत थी, क्योंकि मुझे कुछ रैंक 5 की पिल्स को रिफाइन करना था। और ऐसा कहते हुए जोयान काफी ज्यादा पोलाइड होता है। साथ ही जो यान की बात को सुनकर तो बैटल डेमन क्लेन का हर पर्सन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बालकनी पे आ जाती हैं और वो खुद से ही कहते 3 साल, सिर्फ 3 साल, ये बंदा 3 स्टार डाउडी पर पहुंच गया, रैंक 4 का एल्केमिस्ट बन गया, दोनों एक साथ कैसे। साथ ही साथ रैंक 4 तक पहुंचने के बाद ये रैंक 5 में भी ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अगर ये न्यूज डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर फैल जाती तो पूरे के पूरे एल्केमिस्ट कांप जाते और चुल्लू भर पानी में डूबकर जल समाधि ले लेते। हालांकि जब वो अपने होश में आते हैं तो फैंगुन थोड़ा सा कंफ्यूज होने से और जो यान पे शक करने से खुद को नहीं रोक पाता। हालांकि ये कहना तो सच होना चाहिए था कि जो यान वास्तव में रैंक 4 पर था, क्योंकि उसने डेमन एम्परर के सामने ऐसा कहा था। लेकिन ये कहना कि वो रैंक 5 पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था, सबको लग रहा होता कि जो यान झूठ बोल रहा है। साथ ही वो अपना ईगो यहाँ पे दिखा रहा होता और किंग मुयर के सामने पोजिंग मारने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वो जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा था। साथ ही फैंगुन के थॉट को देखकर किंग मुयर वास्तव में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि वास्तव में उसका लिटिल लायर अभी भी इतना ज़्यादा पोलाइट कैसे रह सकता है। आखिरकार उसके लिए रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करना अभी भी काफ़ी इजी था और किंग मुयर को तो कम से कम यही लग रहा होता है। इसीलिए वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है वो रैंक 5 में ब्रेक थ्रू जरूर कर लेगा। और फिर क्या, किंग मुयर की ये बात सभी के ऊपर बिल्कुल लाइटिंग की तरह गिरती है और हर कोई हैरान रह जाता है। तभी बैटल डेमन क्लेन के सभी लोग जो यान की तरफ देखते और कहते हैं, क्या ये अभी भी इंसान है। सभी की आंखें सरप्राइजिंगली हैरानी से भरी हुई होती है और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से भी। तभी फैंगुन भी कुछ समझते हुए तुरंत ही कहता है, मिस किंग, क्या आपका मतलब है कि लिटिल ब्रदर जो के पास जिस इंग्रेडिएंट की कमी है वो केवल फ्रूट ऑफ लाइफ है। जिसपे किंग मुयर तुरंत ही काफी प्राउडफुल तरीके से कंफर्म तरीके से अपना से हिला देती है। तभी फैंगुन इस रिप्लाई को सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। साथ ही कुछ देर तक, थोड़ी देर तक झिझकते हुए वो अपने दिल में काफी कंफ्यूज फील कर रहा होता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो सांस छोड़ते हुए अपना सिर उठाता है, जैसे कि किसी चीज को लेकर उसने अपना मन बना लिया हो। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, अगर लिटिल ब्रदर जियो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मैं फैंगुन लिटिल ब्रदर जियो को फ्रूट ऑफ लाइफ और रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। ये सुनकर तो ब्लड डेमन ट्राइब के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये वो चीज़ थी जिसके लिए दोनों ही ग्रुप लड़ने वाले थे, लेकिन वो अब जोयान को ये चीज़ वास्तव में दे रहे थे, तो किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं होता। तभी फैंगुन हेल्पलेस तरीके से हंसते हुए कहता है, बात कुछ ऐसी है, और सभी को पूरी बात समझाता है। तब सबको पता चलता है कि बैटल डेमन क्लेन ने एक एंसेस्टर को ठीक करने के लिए फ्रूट ऑफ लाइफ और रैंक 6 की पिल की तलाश की थी।
क्योंकि एक कैंपेन के टाइम पर ओल्ड एंसेस्टर की जो सोल थी वो काफ़ी हैवीली इंजर्ड हो गई थी, जिससे उनकी ताकत भी कम हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी 7 स्टार डाउडी लेवल की जो पावर थी वो अब 6 स्टार डाउडी पर बड़ी मुश्किल से आई थी। इसीलिए पूरी ही फैमिली ओल्ड एंसेस्टर की ट्रीटमेंट की तलाश कर रही होती है और अनगिनत साल बीत गए होते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। लेकिन ये तब तक था जब तक कि रैंक 6 का पिल का फॉर्मूला और फ्रूट ऑफ लाइफ ऑक्शन हाउस में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन इसके आने के बाद सभी को उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। लेकिन अभी भी बैटल डायमंड क्लेन के अंदर कोई भी रैंक 6 का एल्केमिस्ट नहीं था और प्रेजेंट टाइम पे केवल 2 रैंक 5 लेवल के एल्केमिस्ट थे जो हजारों सालों से इसी लेवल पर अटके हुए होते हैं। साथ ही ऐसा लग रहा था कि शायद ही अब ये आगे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया होता है। यहाँ तक कि हेल्प के लिए जहाँ तक बाकी के रैंक 6 के एल्केमिस्ट की बात थी, पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रैंक 6 के एल्केमिस्ट की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थी और वो आसानी से किसी की मदद के लिए एग्री नहीं होते थे। और अगर कोई एल्केमिस्ट इसके लिए तैयार भी है तो उन्हें इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। साथ ही उन्हें पिल फार्मूला और रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंट भी उन्हें देने होंगे, जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एल्केमिस्ट द्वारा डिसाइड किया गया एक रूल था। लेकिन जोयान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक थ्रू पावर को देखकर और बढ़ रहे टैलेंट को देखकर सभी लोग समझ गए होते हैं कि अगर ये बंदा 5वीं रैंक पर पहुंच चुका है तो रैंक 6 को ब्रेक थ्रू करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। साथ ही क्योंकि सभी पिल फार्मूला और इंग्रेडिएंट दिए जाने थे तो फेंग यून को लग रहा होता कि इसे जोयान को देना बेहतर होगा। बस यहाँ पे केवल एकमात्र जरूरत ये थी कि जोयान रैंक 6 पर ब्रेक थ्रू करके रैंक 6 की एक पिल रिफाइन करके उनके एंसेस्टर के घावों को ठीक कर दे, जिससे वो बहुत सारे पैसे भी बचा सकते थे और उनके लिए काफ़ी बड़ा एहसान भी हो सकता था। साथ ही फेंग यून के दिल में और भी छोटी छोटी चीज़ों की पूरी कैलकुलेशन भी थी। साथ ही किंग हावरान जब ये सुनते हो वो तुरंत ही स्माइल करते हैं और फेंग यून की तरफ देखते हुए कहते हैं ये ब्रदर जोयान का फैसला होगा। दूसरा फेंग यून भी पैट्रियार्ट किंग हावरान की तरफ देखते और एक दूसरे को वो स्माइल पास करते हैं जैसे उन्होंने वास्तव में मौन को समझ लिया हो, लेकिन वो कहते कुछ भी नहीं। साथ ही फेंग यून की ये अपनी स्ट्रेटजीज थी और अब जबकि ब्लड डायमंड ट्राइब के साथ उनका अलायंस एक बार फिर से खड़ा हो चुका होता है। साथ ही फेंग को ये भी पता था कि जोयान को ये स्कोर देना काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जोयान किंग हावरान के साथ था और उनके बीच के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, जिससे जोयान पर वो ट्रस्ट भी कर सकता था। साथ ही जोयान जिसने पिल मार्केट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा होता है, अगर उसके हाथ में यह फॉर्मूला रहा तो मर्चेंट अलायंस के सपोर्ट के साथ वो फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल और रिच भी होगा, जिससे उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। साथ ही वो काफ़ी टैलेंटेड है, इसीलिए वो फ्यूचर के अचीवमेंट को देखते हुए जोयान के साथ अच्छे रिलेशन भी रखना चाहता था। और वैसे भी इन्वेस्ट करने से पहले बढ़ने का इंतजार करने के बजाय पहले ही इन्वेस्ट कर देना सबसे अच्छी बात थी, ताकि बढ़ने पर हमेशा प्रॉफिट मिल सके। इसीलिए फेंग यून स्माइल कर रहा होता है और तुरंत ही जल्दबाजी में बाहर आ गया होता है। दूसरी तक जोयान तो अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। साथ ही इस बात के लिए तो कोई कमेंट ही नहीं था कि जोयान के लिए ग्रेड 6 की पिल का फॉर्मूला और ये फ्रूट वास्तव में काफी बड़ा अट्रैक्शन थे, लेकिन वास्तव में उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अचीवमेंट के लिए उसे ये दे दिया जाएगा। इसलिए जोयान इस चीज के लिए मना कर देता है, जिससे तो पैट्रियार्ट का चेहरा ही काला पड़ जाता है। वो थोड़ा सा नाखुश दिखाई देते हैं क्योंकि वो इस टाइम का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वास्तव में जोयान ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तभी जोयान कहता है आप चिंता न करें, मेरा मतलब ये नहीं था। और जॉन जल्दी से उन्हें समझाता भी है कि कहीं दूसरा ग्रुप इसे गलत ना समझ ले, क्योंकि जॉन को पता था ये दोनों चीज़ें काफ़ी महंगी थी। साथ ही इस टाइम पे जॉन काफ़ी कंफ्यूज भी होता है कि वो इसे एक्सेप्ट करे कि ना करे, क्योंकि दोनों ही क्लेनों के बीच में पहले ही मामला सॉल्व हो चुका था और जॉन दोनों ही क्लेन्स के रिलेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ना चाहता था। साथ ही साथ डायमंड क्लेन के ओल्ड एंसेस्टर के घावों को ठीक करना एक लेन देन माना जा सकता था, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें अभी के हिसाब से तो जॉन के लिए काफ़ी प्रीशियस थी और बिल्कुल एक एहसान की तरह थी, और एहसान तो जॉन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए दुविधा में पड़कर जॉन काफ़ी परेशान होता है कि आखिरकार क्या किया जाए। दूसरी किंग मुयर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्माइल कर रही होती है और उम्मीद से जॉन को देख रही होती हैं। साथ ही वो जोयान का डिसीजन लेने में हो रही देरी के कारण भी थोड़ा सा टेंशन में होती है कि आखिरकार ये सोच क्या रहा है बेवकूफ़। तभी पैट्रियार्ट फेंग भी कहते हैं, हालांकि रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला और ये फ्रूट ऑफ लाइफ वास्तव में कीमती है, लेकिन हमारे बैटल डायमंड क्लेन के लिए इसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर सकते। साथ ही बाहरी लोगों को ये चीज देने के बजाय अपने लोगों को देना ये बेहतर होगा। मुझे आशा है कि लिटिल ब्रदर जो अब मेरे बैटल डायमंड क्लेन की इतनी सी इच्छा को अनएक्सपेक्ट यानी रिजेक्ट नहीं करेंगे। साथ ही फेंगुन ने जानबूझकर अपने लोग और अब दिल की बात को इसमें जोड़ दिया होता है, जिससे तो किंग हावरान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वास्तव में चालाक लोमड़ी जवान की चमकार भी चलाना जानता है। दूसरी किंग मुयर तो गुस्से से पैर पटक रही होती कि आखिरकार ये इतना टाइम लगा क्यों रहा है। दूसरी किंग हावरान बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था ये जोयान का मामला है, इसीलिए वो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। साथ ही वो इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे जो कि
जियो यान के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती थी। दूसरी तरफ फोर्थ एल्डर तो अपना वाइन पीने में बिजी होते हैं, ऐसा लग रहा होता है उन्हें किसी भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ जॉन अपने चारों तरफ देख रहा होता है जैसे वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा हो जो उसे सलाह दे सके। तभी जॉन आसपास सभी लोगों की तरफ देखते हुए किंग मूयर की तरफ देखता है जो काफी एक्साइटेड हो रही होती है कि बस ले ले यार। तभी जॉन कहता है वास्तव में मुझे इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत है। एक तो ये मेरे लिए ब्रेक थ्रू के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, साथ ही दूसरा जो यान किंग मूयर की मर्जी को भी रखना चाहता था। साथ ही दूसरी तरफ जो यान बैटल डेमन क्लेन की नेक इरादों की बेइज्जती भी नहीं करना चाहता था। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है चीफ फैंग आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में जब भी आपके क्लेन को जियो यान की जरूरत होगी जो यान मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। और ऐसा कहते हुए जॉन उन्हें प्रणाम करता है। साथ ही जॉन यहाँ पे अब पोलाइट नहीं होता, साथ ही अब जो यान के ऊपर एक एहसान भी बकाया हो गया था, जिससे जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होकर स्माइल करता है क्योंकि उसके कंधे पर जो ये एहसान का बोझ था ये थोड़ा सा भारी था। साथ ही जॉन को रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला और लाइफ फ्रूट को एक्सेप्ट करते हुए देखकर फेंग यून भी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और तुरंत ही कहते हैं तब तो फिर इस बात पे ड्रिंक होनी चाहिए। साथ ही फेंग यून काफी अच्छे मूड में होता है, इसीलिए गिलास से गिलास खनखनाने की आवाज आती है और खाने के बाद हर कोई स्माइल करते हुए पीना शुरू कर देता है। और 3 राउंड तक पीने के बाद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, इसीलिए किंग हॉरान बाकी के लोगों के साथ बैटल डेमन क्लेन से विदाई लेता है और घर की तरफ वापस जाता है, जहाँ रास्ते में जॉन कहता है ब्रदर ये जर्नी तो वास्तव में काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। साथ ही जॉन किंग हॉरान के लिए काफी खुश था। साथ ही रास्ते में जॉन किंग हॉरान से काफी बातचीत करता है। तभी किंग हॉरान भी हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों ही ब्रदर ने काफी कुछ हासिल किया है। तभी किंग हॉरान की तरफ देखते हुए किंग मूयर कहती है ब्रदर ये कहा जा सकता है कि लिटिल लायर ने इस बार काफी प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने तो इतने सारे ट्रेजर उन्हें दे दिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप प्रॉफिट में हैं। साथ ही किंग मूयर थोड़ा सा हैरान होती है और उसका मुंह फूला हुआ होता है। तभी किंग हॉरान कहता है ट्रेजर खोकर लोगों को दिल जीतना पहले ही काफी बड़ी जीत है, और ऐसा कहते हुए वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें जियो मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यान जियो मैंसन में होता है और रैंक 5 के पिल के लिए यूजफुल इंग्रेडिएंट का इंतजार कर रहा होता है। साथ ही अपने डेली कल्टीवेशन के साथ जो यान किंग हॉरान और ले साओलोंग के साथ चाय पी रहा होता है। साथ ही बाकी के सभी लोगों के साथ वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहा होता है। और इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह साफ हवा के ऊपर पक्षी गाना गा रहे होते हैं। मुन्नी बदनाम हुई, मूयर बदनाम हुई जो यान तेरे लिए। हाँ भाई, अब राइटर को कैसे पता चल रहा है कि पक्षी गाना गा रहे हैं, और अगर राइटर को पता चल गया कि पक्षी गाना गा रहे हैं तो मुझे भी पता चल गया कि पक्षी यही वाला गाना गा रहे हैं। मतलब राइटर कुछ भी लिख सकता था, पक्षी चहचहा रहे थे, उनके चहकने की आवाज आ रही थी, लेकिन राइटर ने लिखा है वो गाना गा रहे थे। चूतिया राइटर। पिछले एपिसोड में इसकी मैथ वीक थी, इस एपिसोड में इसकी जूलॉजी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आसपास का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा तरोताजा होता है और फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही होती है। जिसके बाद जॉन अपना कल्टीवेशन एंड करता है और बाहर आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जॉन फील कर रहा होता है और काफी खुश भी फील कर रहा होता है। हालांकि जैसे ही जॉन अपने रूम से बाहर निकलने ही वाला था वो तुरंत ही एक थॉट के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरे ही यार्ड में फैला देता है। जिसके बाद जो यान को जो मैंसन के बाहर कुछ ही दूरी पर एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर फील होती है और दिखाई देती है। साथ ही उसके कंधे मुड़े हुए होते हैं, कमर काफी चिकनी होती है, गर्दन बिल्कुल व्हाइट, साथ ही चेहरा काफी शानदार और ब्यूटीफुल। जो देखकर जो यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही कहता है जैनी। ये वास्तव में जैनी होती है जो कि मर्चेंट अलायंस से जो यान की टीम में शामिल हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि अब तो जो यान को जैनी की आदत सी हो गई होती है कि वो वास्तव में जॉन की काफी देखभाल करती थी। जिसके बाद जॉन कहता है जैनी को देखे हुए काफी लॉन्ग टाइम हो गया, और इस टाइम पे तो जो यान भी काफी जैनी को याद कर रहा होता है। साथ ही जॉन ने पिछली बार जैनी को रैंक 5 के पिल फॉर्मूले की इंग्रेडिएंट की लिस्ट सौंपी थी। साथ ही जैनी इस टाइम पे मर्चेंट अलायंस के पिल मार्केट के कुछ मामलों के बारे में काम कर रही होती है, और शायद ही वो कभी वापस आई थी। आखिरकार ब्लड क्विल और किंगलिन लिक्विड को बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में रिलीज करने के बाद उसे उस चीज के पिल के इंग्रेडिएंट भी खरीदने थे, एल्केमिस्टों को भी कॉन्फ़िगर करना था, ट्रांसपोर्ट भी करना था इन पैलेस पिल्स को, और इसकी कमाई को भी गिनना था, और इन मामलों को जैनी को ही हैंडल करना था। साथ ही जो मैंसन के अंदर कुछ ज्यादा मामले नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी सारी एनर्जी को वहीं पे फोकस कर दिया होता है। साथ ही जॉन यहाँ पे स्माइल करते हुए तुरंत ही अपनी जगह से गायब होता है, और अगली बार जब जॉन अपेयर होता है तो वो पहले ही जैनी के सामने होता है। साथ ही जैनी जैसे ही जोयान को देखती है अचानक ही उसकी आंखें फूल की तरह खिल उठती है और चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और उसकी चेस्ट तुरंत ही ऊपर और नीचे होती है। साथ ही वो काफी हैरानगी से जॉन को देख रही होती है, जैसे कि वो मानो हजारों सालों से अलग हो और काफी लॉन्ग टाइम बाद एक दूसरे से मिले हो। तभी जॉन जैनी की तरफ देखते हुए कहता है, ओए मोटी, तेरा वजन कैसे कम हो गया? डाइटिंग पे तो नहीं हो ना तुम? साथ ही काफी लॉन्ग टाइम से तुम गायब हो। हालांकि जैनी फिल्म मार्केट के मामलों को लेकर चिंतित थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो चिंतित थी जॉन के प्रॉफिट को लेकर।
क्योंकि जियोयान और सांगमैंग अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहे थे और एक साथ पीछे हट रहे थे। तभी जेनी तुरंत ही अपनी चिंताओं को साइड में रखते हुए कहती है, मैं तो ठीक हूँ यंग मास्टर जियो, लेकिन इन दिनों आप कैसे रहे? और तुरंत ही मीठी सी स्माइल वो जियोयान की तरफ पास कर देती है। साथ ही जेनी की बात को सुनकर जियोयान उसके पास बैठ जाता है और धीरे धीरे इन टाइम के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे बताता है। साथ ही जेनी काफी ध्यान से यह सुन रही होती है और उसकी आंखें तो जियोयान पे टिकी हुई होती है, ना पलक झपक रही होती है, ना नजरें हट रही होती हैं। साथ ही इस टाइम पे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक होते हैं। साथ ही बात करते करते उन लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि सूरज कब डूबने वाला है और टाइम इतनी तेजी से कैसे बीत गया, उन्हें ये पता ही नहीं चलता। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम बीत जाएगा। तभी जेनी भी अपने होश में आती है और वो थोड़ा सा एम्बेरस होती है और शर्मा जाती है, जिससे चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करते हुए कहती है, यंग मास्टर जियो, मैं वो सभी इंग्रेडिएंट ले आई जिनकी आपको जरूरत थी। और ऐसा कहते हो वो अपने हाथ से ढेर सारे इंग्रेडिएंट जियोयान को दे देती है। तभी जॉन इन इंग्रेडिएंट को महसूस करते हुए कहता है, बहुत जल्दी ले आई। जिसपे जेनी कहती है, अब आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो मुझे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही होगी। तभी जॉन कहता है, वास्तव में मैं तो काफी ज्यादा लालच फील कर रहा हूँ। जिसपे जेनी तुरंत ही कहती है, हाँ मुझे पता है, आप एल्केमी के लिए ही तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ठीक है, जाइए आप पिल रिफाइन करिए, मैं जाकर बाकी लोगों से मिलती हूँ। साथ ही ऐसा कहते हुए जेनी थोड़ा सा नाराजगी से जॉन की तरफ देखती है कि भाई हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बंदे के लिए एल्केमी हो गई, लेकिन जो हम दे सकते हैं वो एल्केमी नहीं दे सकती। अबे मेरा मतलब जान दे सकते हैं हम। उसने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जॉन के साथ, वो जान दे सकती है, वो साथ दे सकती है वो, और फिर भी बंदे को एल्केमी की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जॉन भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है क्योंकि जेनी अभी अभी आई थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय वो वास्तव में एल्केमी में वापस से घुसने के लिए जा रहा होता है। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, तुम काफी लॉन्ग टाइम बाद आई हो, साथ ही तुमने काफी कड़ी मेहनत की है। मुझे लगता है कि एल्केमी में ब्रेक थ्रू करने के लिए कुछ टाइम तक और भी इंतजार किया जा सकता है, तो क्यों ना इस टाइम तक तुम्हारे साथ रहा जाए। और जैसे ही जॉन ये कहता है, जेनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही कहती है, 5 रैंक के एल्केमिस्ट के तौर पर आपका ब्रेक थ्रू अभी भी काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है इसे देरी ना करें। साथ ही मर्चेंट अलायंस में अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं उतनी ज्यादा बिजी नहीं रहूंगी और मेरे पास आपको साथ देने के लिए पर्याप्त टाइम है, इसीलिए आपको अपने काम पे अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जेनी कैसा कहते ही जॉन का तो चेहरा ही लाल हो जाता है। साथ ही वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है, ठीक है। तभी जेनी भी कहती है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टर आपकी अच्छी न्यूज का इंतजार करेगी। जिसपे जॉन भी तुरंत ही ज्यादा जिद नहीं करता और अपने हाथ को हिलाकर जेनी की तरफ देखता और इसके बाद वापस से अपने एल्केमी रूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि अब जियोयान को रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करना था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मामला था। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे जियोयान की रैंक 5 की पिल रिफाइनमेंट और रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करने के बाद जियोयान क्या फील करता है। ओके, बाय बाय 3 फैमिली।